ये वाली मैंने बता दी थी कि विकास निरंतर यानी कि कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है, डिसकॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। इसको पिक्चर के माध्यम से भी मैंने आपके सामने पर समझा दिया था। अगली जो डिबेट है, जो सबसे महत्वपूर्ण डिबेट है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे पूछा ही पूछा यहाँ पर जाएगा। ये डिबेट आपके सामने है प्रकृति बनाम पोषण, नेचर वर्सेस नर्चर की, जिसमें नेचर का मतलब होता है हेरिडिटी। नेचर का मतलब होता है हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता। क्या मतलब होता है? नेचर का मतलब होता है हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता मतलब होता है। नर्चर का मतलब होता है आपका वातावरण। क्या होता है? वातावरण। तो ये डिबेट भी बहुत पहले से डिबेट चलती आ रही है, बड़ी फेमस डिबेट है, जिसके ऊपर अभी भी कभी कभी डिबेट यहाँ पर हो जाती है कि विकास के अंदर हेरिडिटी का ज्यादा रोल है, एनवायरमेंट का ज्यादा रोल है। तो देखिए इस डिबेट का भी फाइनल सोल्यूशन ये है कि जो डेवलपमेंट होता है उसमें दोनों का ही रोल है भाई। हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों की गुणात्मक प्रक्रियाओं का रोल है कि कोई भी बच्चा होता है उसके अंदर हेरिडिटरी तौर पर जो भी यहाँ पर गुण देखने को मिलते हैं, आनुवांशिक तौर पर जो भी गुण देखने को मिलते हैं, लाइक हेरिडिटरी तौर पर हमारे जो जीन्स यहाँ पर होते हैं, जो जीन्स यहाँ पर हमारे अंदर होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर यहाँ पर होते हैं। जैसे सपोज मैं आपके सामने क्रोमोसोम यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर कोई मेल लिख दिया, एंड इधर किसी तरफ यहाँ पर लिख दिया मैंने फीमेल लिख दिया। तो आपको पता है कि जो भाई आपके मेल होते हैं उसमें क्रोमोसोम आपके कौन से होते हैं? एक्स एक्स। फीमेल के अंदर होते हैं आपके सामने एक्स वाई। यहाँ पर आपको देखने, ओ सॉरी उल्टा मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो फीमेल होती है उसके अंदर एक्स एक्स होते हैं, मेल के अंदर आपके एक्स वाई यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए जब ये क्रोमोसोम्स आपके सामने यहाँ पर होते हैं, तो जब इनका आपस में यहाँ पर मिलन होता है, तो आपके मिलन की वजह से, ठीक है, आपके मिलन की वजह से मान लीजिए यहाँ पर ये कोई भी बच्चा है, ये कोई भी बच्चा है, तो इस बच्चे के अंदर आपके इसकी मदर के और इसके फादर के कुछ ना कुछ ऐसी विशेषताएं, कुछ ना कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसे ट्रेड्स यहाँ पर आपके आ जाएंगे। जैसे लाइक आपने देखा होगा किसी की मदर जो होती है ना, उसकी आंखों का रंग भूरा है, तो मान लीजिए आंखों के रंग की बात आ गई, तो आंखों का रंग अगर भूरा है तो हो सकता है बच्चे के माँ का बच्चे की आंखों का रंग भी यहाँ पर क्या हो जाए? भूरा यहाँ पर हो जाए। आपने देखा होगा मान लीजिए किसी के जो व्यक्ति आदमी है उसके बाल थोड़े उड़ गए हैं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है उसके बच्चे के भी जल्दी ही कम एज के अंदर यहाँ पर बाल उड़ जाए। ये हेरिडिटरी फैक्टर की वजह से होता है, आनुवांशिकता की वजह से ये चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अभी पता है मैं कुछ साल पहले कि वो न्यूज देख रहा था, जैसे लाइक आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल में एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। एक फीमेल अभी एक ऐसी आई जिसमें एक्स वाई वाले क्रोमोसोम्स यहाँ पर मिल गए, ठीक है, तो उसमें काफी डिबेट हुई। तो बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करी, कहा कि भाई ट्विंस होते हैं, जुड़वा जो होते हैं उसकी वजह से इसके अंदर आ गए थे, ठीक है। तो ये वाली बात आपने समझी। तो ये हेरिडिटरी फैक्टर होते हैं, ये जो जीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरी हाइट 6 फीट है, तो मेरे घर में बहुत से लोगों की हाइट यहाँ पर लंबी है, तो उसकी वजह से मेरी हाइट है, ठीक है। किसी की हाइट कम है तो आप कहोगे यार उसकी मम्मी की भी हाइट कम है, उसके पापा की भी यहाँ पर हाइट कम है। तो ये हेरिडिटरी फैक्टर होते हैं, आनुवांशिक फैक्टर होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो विकास होता है वो निर्धारित होता है। जैसे कहा कि वो आदमी तो बड़ा तेज है भाई, उसकी बुद्धि तेज है, बहुत जल्दी चीजों को सीखता, पढ़ने में तेज है, ऐसा ही उसका बच्चा निकल गया, तुरंत छुटते क्या कहते हैं? अपने बाप पर गया है भाई, ठीक है। और मान लीजिए कोई बच्चा हरकतें कर रहा है, शैतानी कर रहा है, उसका पिताजी वैसे करता था, फिर क्या कहेंगे? देखो अपने बाप के ऊपर गया है, ठीक है। तो ये हेरिडिटरी फैक्टर है। और इसके साथ में होता है एक एनवायरमेंटल फैक्टर यानी कि वातावरणीय कारक। कौन से वातावरणीय कारक? देखिए जन्म होने के बाद जब बच्चा अपनी जन्मजात क्षमताओं के साथ पैदा हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए किस प्रकार से उसकी ग्रोथ होगी, किस प्रकार से वो यहाँ पर चिंतन करेगा। लेकिन अगर उसको वातावरण मिल जाएगा, वातावरण के अंदर उसका जो स्कूल होता है, वातावरण के अंदर जो उसका घर होता है, वातावरण के अंदर जो उसकी किताबें होती है, वातावरण के अंदर जो उसके पीयर्स यानी कि जो उसके सहपाठी होते हैं, उसके दोस्त यार होते हैं, ये किस प्रकार से उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात एक देखने को मिलती है। सपोज किसी के मम्मी पापा आईएएस है, दोनों के दोनों आईएएस ऑफिसर है, और उनके लड़के को संगति मिलेगी किसी गलत बच्चे की, और वो क्रिमिनल की संगति मिलेगी, तो वो बच्चा एनवायरनमेंट के साथ क्रिमिनल भी हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि हेरिडिटी तौर पर अच्छा है तो वो अच्छा ही अच्छा बच्चा निकलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी की मम्मी पापा बिल्कुल कभी पढ़ने नहीं गए, आज तक एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसको अच्छा स्कूल मिला, दोस्त यार मिले, अच्छा टीचर यहाँ पर मिल गया, ठीक है, तो वो भी आईएएस या किसी बड़ी पोस्ट पर जा सकता है। तो ध्यान रखना जब डेवलपमेंट की यहाँ पर बात आती है, तो डेवलपमेंट के अंदर आपका हेरिडिटी और एनवायरमेंट जब दोनों की परस्पर क्रिया होगी तभी बच्चे का डेवलपमेंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। थर्ड है एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी, सक्रियता बनाम निष्क्रियता। देखिए जब बात होती है निष्क्रियता की, जो थोड़ा सा दर्शाता है व्यवहारवाद को, व्यवहारवाद में बच्चों को सक्रिय नहीं माना, टीचर को यहां पर सक्रिय माना, लेकिन रचनावाद में सक्रिय किसको माना? बच्चों को सक्रिय माना। तो एक तो ये विचारधारा हुई कि बच्चा निष्क्रिय होकर चीजों का ज्ञान अर्जित करे, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको सुने, उसी के माध्यम से सीखे। एक कह रहा है कि नहीं, बच्चा अपने ज्ञान की रचना खुद से करे, खुद से सक्रिय होकर करे। तो एक ही वाली डिबेट है। एक आपके सामने नेटिविज्म और अनुभववाद की, यानी कि एक है कि बच्चे के अंदर जो जन्मजात क्षमताएं होती है उसी के आधार पर उसका व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। एक कहता है कि जो बच्चा अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखता है
उससे उसका बहुत बढ़िया विकास यहाँ पर होता है। ठीक है, जैसे हम लोग अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो हमारे एक्सपीरियंस, मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस सबसे महत्वपूर्ण है, और ये डिबेट जाती भी एक्सपीरियंस की ओर सबसे ज्यादा है। एक डिबेट जो आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, एंटिटी वर्सेज इंक्रीमेंटल, जो आपकी दिखाता है किसको, जो आपकी दिखाता है आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता कहां पर दिखाता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि भाई मेरे अंदर तो स्थिर योग्यता है, एंटाइटी व्यू है एबिलिटी का, कि भाई मैं कितना ही पढ़ लूं, कितना ही सचिन सर 100 क्वेश्चन लेकर आ जाए, इन्होंने कह दी इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, लेकिन मेरे से पास नहीं हो पाएगा एग्जाम। तो अगर अपनी योग्यता को स्थिर मानना है कि भाई मेरे मुझे तो कोई करा ही नहीं सकता कुछ भी, मैं कह रहा हूं कि भाई मेरी 100 क्वेश्चन वाली क्लास देख ले, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, वो कह रहा है नहीं मेरे बस की, फिर भी नहीं हो पाएगा, तो उसको अधिगम असहायता भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, लर्निंग में वो हेल्पनेस यहाँ पर फील करेगा, अधिगम नहीं कर पाएगा सही से, जिसको अपनी योग्यता के ऊपर भरोसा नहीं है, अपने ऊपर यहाँ पर भरोसा नहीं है। जबकि एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है इंक्रीमेंटल, वृद्धिशील वाला, जो कहता है मेरे अंदर योग्यता है, मैं आने वाले समय में इतना बढ़िया पढ़ाऊंगा कि मैं गवर्नमेंट टीचर तो छोड़ो, मैं सभी को फेल कर दूंगा, सचिन सर को भी फेल कर दूंगा। तो उसकी जो योग्यता है वो वृद्धिशील है, इंक्रीमेंटल योग्यता है यहाँ पर। तो कौन सी योग्यता का पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बढ़िया रहेगा? क्या वो आपका स्थिर वाला रहेगा, क्या वो इंक्रीमेंटल वाला रहेगा? देखिए, इंक्रीमेंटल वाला सबसे बढ़िया रहेगा, और आपको भी इंक्रीमेंटल के साथ यहाँ पर जाना है। एक है आपके सामने यूनिवर्सलिटी और आपका कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, यानी कि वैश्विकता की ओर यहाँ पर बात करता है, सार्वभौमिकरण की बात कर रहा है, और दूसरा संदर्भ आधारित यहाँ पर बात कर रहा है। देखो ध्यान से एक पॉइंट को सुनना, इसके अंदर बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, और खासकर सीबीएसई वाले इसमें बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं। आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, एनसीईआरटी बुक के अंदर एक चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट का, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 है वो आपका, जो ह्यूमन डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर जो 3 है, जो आपकी साइकोलॉजी की बुक आपके सामने है, चैप्टर नंबर 3। तो जब ह्यूमन डेवलपमेंट आप लोग पढ़ते हो, तो आपने अभी पढ़ा कि विकास भाई एक सीक्वेंस के अंदर होता है, एक निश्चित क्रम के अंदर विकास होता है, बिल्कुल ठीक होता है भाई। जैसे मान लीजिए हम लोग पहले अपने माँ के पेट के अंदर थे, फिर शैशवावस्था से गुजरे, फिर बाल्यावस्था से गुजरे, फिर किशोरावस्था से गुजरे, ऐसे करते करते मतलब वो वयस्कावस्था, प्रौढ़ावस्था चली जाती है। तो दुनिया का प्रत्येक प्राणी इन्हीं अवस्थाओं से गुजर रहा है। कोई व्यक्ति ऐसे नहीं कि माँ के पेट के बाद निकल के सीधा वो किशोरावस्था के अंदर पहुंच गया। तो ध्यान रखना, जब विकास की बात हो रही है तो विकास को सिर्फ यूनिवर्सल इसलिए माना जा रहा है जब वो किसी खास पैटर्न को फॉलो कर रहा है। लाइक मैंने कहा कि विकास की सभी अवस्थाओं से हम और आप लोग यहां पर गुजरे, तो विकास यूनिवर्सल है, बट विकास से जुड़ी जितनी भी और प्रक्रिया हो जाएगी वो यूनिवर्सल नहीं होती। जैसे आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि बचपन जो होता है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। तो क्या बचपन सार्वभौमिक प्रक्रिया है? भाई सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं है, इसको ध्यान से समझना, ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। और मैंने एनसीईआरटी का यहाँ पर आपके सामने रेफरेंस दिया है, और एनसीईआरटी के साथ साथ में मैं आपको जो आपकी इग्नू की जो आपकी डीएलएड की बुक्स है, ठीक है, उसका भी दे सकता हूँ, जो आपके सामने एनओएस की जो आपकी बुक्स है। मैं जितनी ऑथेंटिक बुक्स होती है जो रेफरेंस के तौर पर जो एग्जामिनर जब आंसर की आती है ना, की चैलेंज यहाँ पर मांगता है, इन्हीं ऑथेंटिक बुक्स का रेफरेंस देना पड़ता है। तो ध्यान रखना, डेवलपमेंट यूनिवर्सल तभी है जब डेवलपमेंट को इस आधार पर कहा जा रहा है कि सपोज सभी बच्चे इस अवस्था से होकर गुजर रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट की जब प्रक्रियाओं के ऊपर बात हो कि भाई बचपन आपका जो सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बचपन सार्वभौमिक नहीं है। क्यों? हर एक व्यक्ति का बचपन अलग अलग होता है। क्या आपका और मेरा बचपन सभी का सेम रहा होगा? नहीं रहा होगा। मान लीजिए कोई आर्थिक तौर पर, मान लीजिए कोई गरीब रहा होगा, कोई अमीर रहा होगा, किसी ने कोई वीडियो गेम ज्यादा खेले होंगे, किसी ने खेल कूद वाले खेतों में खेल ज्यादा खेलोगे, तो बचपन सार्वभौमिक नहीं है। क्या अडोलसेंस सार्वभौमिक है? अडोलसेंस भी यहाँ पर सार्वभौमिक नहीं है। क्या विकास भी सभी के लिए सार्वभौमिक है? अगर विकास प्रोसेस के रूप में पूछ रहा है कि भाई सभी अवस्थाओं से गुजर रहा है, एक पैटर्न का फॉलो करते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं, इतनी कॉन्ट्राडिक्शन इस वाले पॉइंट के अंदर है, मुझे नहीं लगता कोई आपको इस लेवल पे ये चीज बता पाएगा। जब आप लोग जितनी भी ऑथेंटिक बुक्स का रेफरेंस अगर आप लोगों को मैंने दे दिया ना, ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि कोई भी बच्चा, जैसे आपने सपोज पहले बैठना सीख गया, फिर चलना सीख गया, फिर दौड़ना सीख गया, तो सबने इसी पैटर्न को फॉलो कराया ना, तो यूनिवर्सल है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा एक साथ ही बैठना सीखेंगे, एक उम्र में ही चलना सीखेंगे, एक उम्र में दौड़ना सीखेंगे, वो आगे पीछे हो सकता है। ये विकास के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को यहां पर दर्शाता है, ठीक है। और एक होता है विकास कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, कि विकास संदर्भित होता है, कॉन्टेक्स्ट से संबंधित होता है। जैसा आप लोग अपना जो डेवलपमेंट कर रहे हो, मानसिक विकास, ये कॉन्टेक्चुअल है, क्योंकि जो आप यहाँ पर 100 क्वेश्चन वाली महामैराथन क्लास पढ़ रहे हो, यही आपके एग्जाम में आने हैं, इसी प्रकार की चीजें एग्जाम के अंदर आनी है। तो मैं कॉन्टेक्स्ट पर, यानी कि संदर्भ आधारित चीजें आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, डेवलपमेंट की सारी डिबेट्स मैंने